प्यारे बच्चों, डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2020 का प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं। अब हम 2019 का गणित परीक्षण हेतु प्रश्न पत्र को हल करके जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरह के प्रश्नों को पहले से ही हल करके रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक एक करके गणित के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि एक निर्देश सबसे पहले दिया रहता है जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है जिन्हें 1, 2, 3 और 4 क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनकर हमें अपने OMR जो उत्तर पत्रिका है उसमें हमें सही विकल्प के जगह पर ब्लू इंक से यानी नीला स्याही से या काला स्याही से वृत्त को भर के गोल कर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। -1 को जब -1 से 2 बार गुना किया जाता है तो 1 होता है। कैसे? माइनस गुना माइनस प्लस होता है। उसी प्रकार इसके साथ अगर हम फिर 2 बार -1 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? फिर 1 मिलेगा। यानी 2 बार गुना करने से भी 1 मिल रहा था और 2 और जोड़ लिए 2 बार, यानी 4 बार गुना करने से भी 1 मिलता है। तो 100 बार हमें गुना करना है। तो देखिए 2 बार गुना करना, 4 बार गुना करना या 100 बार गुना करना, ये क्या हमें बताता है? 2 बार गुना करना मतलब सम संख्या 2 होता है, 4 भी सम संख्या होता है और 100 भी सम संख्या होता है। यानी अगर हम सम संख्या वाले किसी भी संख्या ऋणात्मक संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है? गुणनफल धनात्मक होता है। तो इस तरह से यहाँ धनात्मक 1 आया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि -1 को अगर 100 बार गुना करेंगे तो धनात्मक 1 आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। तो इसको सरल करने के लिए हमें पहले इसको, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, बोधमास रूल होता है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। BODMAS, इसका मतलब B का मतलब होता है ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करेंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते जाएंगे 15 गुना 2, 15 1 बटा 2 को कैसे करेंगे? 15 गुना 2 जोड़ 1, 15 30 और 1 31 बटा 2 होगा। इसको थोड़ा हल करते हुए चलेंगे और उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ट्रिपल ब्रैकेट, गुना 5 बटा 8, फिर जोड़ लगाएंगे यहाँ पर और इसको हल करके हम लिखेंगे 7 भाग 1 3 बटा 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 1 4 और 3 7, 7 बटा 4, यानी 7 गुना 7 भाग 7 बटा 4 को लिखेंगे 7 गुना 4 बटा 7, इस तरह से। और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और फिर ब्रैकेट खुल जाएगा, क्या कि ब्रैकेट का काम कर लिए तो ब्रैकेट खोल देना है, फिर गुना 2 है इसको लिख देना है। और इसके बाद हमें अगला स्टेप पर जाना है। देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ देखिए यहाँ गुना है और यहाँ भी गुना है तो ब्रैकेट का काम करेंगे। ये जो बड़ा ब्रैकेट ट्रिपल ब्रैकेट जो बोलते हैं, इस तरह से ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी है उसको हम लोग हल कर लेंगे। इसका मतलब हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए यहाँ 5 और 5 कट जाएगा, एक से कट जाएगा और यहाँ 12 बटा 8 है तो इसको भी हम लोग काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो ये आ जाएगा 3 बटा 2। और फिर प्लस देके 4 गुना 2 है तो यहाँ लिखेंगे 8। अब हम फिर थोड़ा सा इसको हल करेंगे, 31 बटा 2 माइनस घटाव है लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल कर लेंगे। देखिए 8 है मतलब 8 के नीचे 1 है तो 2 नीचे 3 बटा 2 में 2 हर है, 2 और 1 का, ये 2 और 1 का लॉसो क्या होगा? 2 होगा, क्या कि 2 गुना 1 2। अब इस 2 को अगर हम इस 2 से भाग देते हैं तो 1 आएगा और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है तो हम लोग यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर 1 क्या करेगा? इस 2 को भाग देगा तो 1 दूनी 2 होता है, 2 8 के साथ गुना होकर 2 8 16 खत्म हो रहा था, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो रहा था। तो इसको एक बार और हम लोग हल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको 4 लेंगे, 4 गुना 2 तो बाहर में है तो 2 बाहर ही रहेगा और यहाँ पर हम लोग को 4 लेना होगा, यानी 2 4 8, यहाँ पर हमें 8 लेना होगा। तो 31 बटा 2, यहाँ 11 बटा 2
और यहाँ ब्रैकेट के बाद है यहाँ गुना 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 31/2 माइनस 8 3 11। तो इसको हम मिटा के ऐसे लिख सकते हैं, बगल में यहाँ लिख देते हैं 31/2 और यहाँ 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा माइनस 11। तो अब हम देखिए 11 है मतलब इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1, ये 2 और 1 का लॉसो निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 और 2 भाग देंगे हर से तो 1 आएगा, यहाँ 31 लिखेंगे 1 गुना करने से, फिर यहाँ 1 और 2 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 11 करेंगे तो 22 आएगा। तो 31 माइनस 22 कितना होता है 9, 9/2, यानी हमारा विकल्प जो है 3 नंबर ये सही होगा। आप इसको कॉपी में लिख लें, तभी आप इस तरह का प्रश्न को हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसको आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छा से समझने के लिए, तभी आप इस तरह का वीडियो से समझ पाएंगे। तो फिर हम अभी रखे हुए हैं इस तरह से, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आप देखते रहिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर बीच में दबा के इसको स्थिर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगला पेज पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा ये प्रश्न हो गया है। अब हम 42 नंबर बना चुके हैं, अब 43 नंबर देखते हैं। देखिए 43 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये दशमलव का हल है, तो दशमलव का हल जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से हल करेंगे। देखिए पहले इसमें ये दोनों घटाव है और ये दोनों भी घटाव है, तो ठीक है 2.75 से 1 अगर 2.5 हम घटाते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ आप नीचे नीचे लिख के भी घटा सकते हैं और नहीं तो ऐसे लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम घटा देते हैं नीचे नीचे, जैसे आप लोग जानते हैं उस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं नीचे नीचे और घटा लेते हैं। 5 से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, 7 से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, फिर यहाँ दशमलव है डाल देंगे दशमलव, और फिर 2 से 1 घटाएंगे, यहाँ 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये पहला 2 घटाने से क्या आया 1.50। फिर उसके बाद क्या चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लगा देंगे यहाँ पर। फिर 4.75 से हम लोग को 3.80 घटाना है, तो चलिए नीचे नीचे लिख के घटाते हैं इसको भी। 5 से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब 7 से 8 कैसे घटाएंगे, नहीं घटा सकते, तो क्या करना होगा यहाँ से 1 यानी 10 हासिल लेना होगा, तो 17 हो जाएगा और 4 घट के 3 हो जाएगा। तो अब 17 से 8 घटा सकते हैं, तो 8 से 17 तक गिनिए, 9 8 के बाद 9 10 करके तो ये आएगा 9। फिर दशमलव है, दशमलव डालेंगे, यहाँ ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा 0.95 आया। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको भी लिखिए नीचे नीचे 1.50 लिखेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रख के 95 0.95। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ने का क्या तरीका है, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 9 और 5 जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 9 और 5 को, तो 9 5 14 होता है, 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1, और फिर यहाँ 1 और 1 जोड़ देंगे तो ये 2 आएगा। तो देखिए 2.45 आया, लेकिन यहाँ भिन्न के रूप में है तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 2.45 में क्या है 2 के बाद दशमलव है, तो 1 लिख के 2 0 बैठाएंगे और इसको 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि ये इकाई का अंक 5 या 0 रहने से 5 से विभाजित होता है। तो लिखेंगे 5 चौके 20, 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 49/20। अब ये और नहीं कटेगा, तो 49 को 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40 होता है, शेषफल 9 बचेगा बटा 20। तो 2 9/20 देखिए कहाँ पर है, ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, ये जो पहला 2 है इसको हम लोग घटा लिए, फिर अंतिम 2 है यहाँ घटा लिए, फिर दोनों को हम लोग जोड़ दिए। यहाँ जोड़ने का भी ये तरीका बताए हैं। जोड़ने के बाद क्या किया हम लोग, उसको भिन्न में बदले और फिर उसको लघुत्तम रूप में लिख के इसको भाग करके उसका उत्तर निकाले। ये थोड़ा लंबा है, आपको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना होगा और इस तरह से हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 43 नंबर उसमें बना चुके थे, इसलिए अब हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 150% बराबर क्या होगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत मतलब 100, 150% मतलब 150/100। यहाँ देखिए 1 1 0 यानी 10 से विभाजित करते हैं तो 1 1 0 कट जाएगा। 15 को जब 10 से भाग देते हैं
तो क्या करेंगे, 1 के बाद दशमलव बैठाएंगे, दाहिने तरफ से इधर से गिनते हैं दाहिने तरफ से, और 1 0 नीचे में है इसलिए 1 के बाद दशमलव बैठाएंगे और ये उत्तर हमारा सही होगा। इस तरह से हम लोग इसको भी बना लिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर। देखिए 44 तो हम लोग बना चुके, 43 भी बना चुके हैं, तो अब हम लोग 45 नंबर बनाते हैं। दोपहर बाद 3:05 को कैसा लिखा जाता है, AM और PM। देखिए 12 बजे से पहले जो होता है उसको हम लोग AM लिखते हैं, दोपहर 12 बजे से पहले को हम लोग AM लिखते हैं, और 12 बजे के बाद को हम लोग क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं। तो 3:05 है तो 3:05 ऐसा लिखते हैं, और बगल में लिख देंगे PM। तो इस तरह से हम लोग 3:05 को लिखेंगे। देखिए कहाँ पर है, चौथा विकल्प हमारा सही है, तो इसको हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 45 नंबर बना लिए। अब हम लोग 46 नंबर बनाएंगे। देखिए 46 नंबर में यहाँ प्रश्न क्या दिया है कि एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। तो इसका आधा हिस्सा देखते हैं। तो एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तथा 4 घंटों में मालगाड़ी को से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की चाल क्या है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से 6 घंटे बाद, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद, तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। यानी 6 घंटा बाद जा रहा है और 4 घंटा में आगे हो रहा है, यानी 6 + 4 10 घंटा में उसको पार कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि 80 किलोमीटर की गति से अगर पहला एक गाड़ी 80 किलोमीटर घंटे गति से यात्री गाड़ी जो जा रही है, वो क्या कर रही है, मालगाड़ी को 4 घंटे में पार करती है। तो 4 घंटे में यात्री गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 4 घंटे में ये 320 किलोमीटर जाएगी। यानी 320 किलोमीटर दूरी तक ये मालगाड़ी पहुंचा हुआ है, जो कि 10 घंटे बाद उसे पकड़ा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 320 को अगर 10 से हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि मालगाड़ी का गति क्या है। तो 0 0 कट जाएगा, ये आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला विकल्प सही होगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए यात्री गाड़ी 4 घंटे में उसको पार कर जाती है, लेकिन मालगाड़ी क्या है, 6 घंटा पहले से ही निकल चुकी है, यानी 10 घंटा के बाद वो गाड़ी पकड़ा जाती है। तो 10 घंटा में वो कितना किलोमीटर गई है, जितना कि यात्री गाड़ी 4 घंटा में जाती है, यानी 4 घंटा में ये 320 किलोमीटर जाती है, और मालगाड़ी 320 किलोमीटर गई है 10 घंटा में। पहले से ही 6 घंटा पहले जा चुकी थी, और बाद में 4 घंटा बाद यात्री गाड़ी उसे पकड़ रही है। तो टोटल 10 घंटे में 320 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाएगी, 32 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग इसका गति है निकाल सकते हैं, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है 47 नंबर का, इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास विकल्प लेना होगा हमें। देखिए ये हमारा 47 का प्रश्न है, जिसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो तय की हुई दूरी हमें निकालना है। मान लेते हैं तय की हुई दूरी को अगर हम x किलोमीटर मानते हैं, और हम लोग को जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो तय की हुई दूरी को अगर हम x मानते हैं, और चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम यहाँ दूरी d मतलब दूरी और s मतलब चाल, तो x बटा 30 बैठाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाला व्यक्ति x दूरी को कितना समय में तय करेगा। वो 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है, यानी अगर हम इसको 10 घटा देते हैं तो सही समय पर पहुंचता। 10 मिनट मतलब इसको हम घंटा में बदल देंगे तो 10 बटा 60 करना होगा, क्योंकि x बटा 30 जो है वो घंटा में है, तो इसको भी बराबर इकाई बना लेना होगा।
तो 10/60 करेंगे। ये बराबर हम लिखेंगे, दूसरा जो आदमी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो उसको कितना समय लगेगा गंतव्य तक पहुंचने में, x/42, क्योंकि दूरी बटा चाल हम करेंगे, कुल दूरी है x, चाल है 42, तो इतना घंटा लगेगा। लेकिन वो 10 मिनट पहले पहुंचती है, यानी और 10 मिनट जोड़ देते तो क्या होता, समय से पहुंचता। तो 10 मिनट था तो इसको घंटा में बदल देंगे, 10/60। अब हम ये बराबर ये लिख दिए हैं। अब इसको हमें हल करके x का मान निकालना होगा, तो पता चलेगा कि वो कितना दूरी तय करता है। तो x/30 और x/42 को हम एक तरफ ले लेते हैं, क्योंकि ये x के पद में है, तो इसको हम लोग अलग से हल कर सकते हैं, एक साथ हल कर सकते हैं। सजातीय पद को हम लोग एक तरफ रखते हैं, और फिर संख्या वाला 10/60 और 10/60 को हम दाहिने तरफ ले जाते हैं। 10/60 जोड़ लिखेंगे, 10/60, क्योंकि बाएं तरफ -10/60 था, तो दाएं जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ x/42 दाएं में था, बाएं में लाए तो माइनस हो गया, क्योंकि जब एक तरफ से दूसरे तरफ को कोई संख्या को लाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह में बदलाव आता है, चिन्ह बदल जाता है। ये गणितीय नियम है। अब हम 30 और 42 का लॉसो निकालेंगे। 30 और 42 का हम लॉसो निकालेंगे, कितना आएगा करीब, इसको हम कैसे निकालेंगे, 30 और 42 का लॉसो निकालने के लिए ऐसा करके लिखते हैं, कॉमा दे के, और इसको भाग देते हैं। जैसे मान लें 6 से भाग दे देते हैं, 6 5 30, 6 7 42। एक ही बार ये भाग चल जाए तो क्या हो गया, 6 5 और 7 आया, 6 5 30 और 7 गुना करेंगे तो 210 होगा। तो लॉसो हो जाएगा 210, यहाँ 210 लिखेंगे। अब 210 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7, और x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7x। फिर घटाव लगाएंगे, फिर 42 से भाग देंगे 210 को, तो कितना आएगा, 6 7 42। देखो यहाँ 6 और 7 42 है, तो कितना आएगा भाग देने से, यहाँ 5 बच रहा है तो 5 आएगा। 5 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 5x होगा। फिर बराबर देखिए लिखेंगे, यहाँ देखिए 10/60 को हम 0 0 काट देते हैं ऊपर नीचे, तो 1/6 1/6 लॉसो है, दोनों का 6 है तो लॉसो 6 होगा, और ऊपर हम 1 जोड़ 1 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 7x से 5x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। यहाँ जगह नहीं है, ऊपर हम लिख देते हैं 2x आएगा बटा 210, बराबर देखे लिखेंगे 2/6। अब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऊपर ऊपर ऐसे हम लोग काट सकते हैं, 2 1 2। जैसे ऊपर नीचे काटते हैं तो बराबर के दोनों तरफ ऊपर ऊपर नीचे नीचे भी काट सकते हैं। जैसे 210 और 6 को हम काटेंगे, तो देखिए 6 को अगर यहाँ से हटा देते हैं तो कितना बचता है, 35। तो 6 को अगर 210 से काटेंगे तो ये आएगा 35, यानी 35, और यहाँ 1 है और यहाँ 1, तो x, अब हम इसको हल करने के लिए ऐसा ऐसा गुना करेंगे x को 1 के साथ, तो x होगा। फिर ऐसे ऐसे गुना करते हैं, इसको बोलते हैं वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 35 गुना 1 करेंगे तो 35, तो x बराबर आएगा ये 35। तो देखिए 35 कहाँ पर है, हमारा विकल्प में दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प 35 है, तो इसका उत्तर होगा 35। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल किए। तो इसको आप फिर से इस वीडियो को सुनिए और इसको समझिए, इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। ये हमारा हो गया 47 नंबर। अब हम 48 नंबर पे आते हैं। देखिए ये है 48 नंबर प्रश्न। इस 5,045 यानी 5045 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है। देखिए ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलते हैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, और ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हम लोग भाग दे देते हैं। तो इस तरह से 1000 का कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3, यानी 5.045 ये हमारा ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 5.045 कहाँ पर है, मैंने 5 किलो 45 ग्राम, तो ये हमारा दूसरा विकल्प जो है ये सही होगा, 5 किलो 45 ग्राम। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न को हम लोग करते हैं। कैसे बनेगा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन, मान लीजिए घन कैसा होता है, जिसका 6 आयताकार फलक होता है, इस तरह का घन होता चित्र के साथ, ये हमारा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो चित्र तो वही होगा, खाली भुजा को हम लोग बदल देंगे, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। दूसरा चित्र भी वैसे ही बराबर है। तो 2 घन हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं, और चित्र द्वारा नहीं भी दिखाएंगे तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बात हम लोग को पता चल गया है कि सिर्फ लंबाई, जब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो सिर्फ लंबाई में बढ़ोतरी होगी,
चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर रहेगा, तो 10 + 10 से 20 हो जाएगा और b का मान 10 ही रहेगा, यानी चौड़ाई और ऊंचाई भी 10 रहेगा। अब हम लोग इसका आयतन को हम लोग भी यानी वॉल्यूम बोलते हैं, और आयतन बराबर होता है घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 × 10 × 10 करेंगे। तो यहाँ 2 है और उसके बाद 3 जीरो दाहिने तरफ, यहाँ लिखेंगे 2 लिख के 3 जीरो, 2000 होगा। तो देखिए 2000 किस में है, 2 नंबर में, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये 49 हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो इस तरह का चित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। किस तरह से दिया हुआ है उसको देखते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। और 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। तो प्लॉट की लंबाई, हमें प्लॉट की लंबाई चाहिए। तो मान लेते हैं इस तरह से एक चित्र हम बना के दिखाते हैं। जैसे एक प्लॉट हम ले लिए और इसको हम लोग 1 2 4 इस तरह से देखिए 8 भागों में हम विभाजित कर लिए। तो आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखिए एक दूसरे की दुगुनी है। ये अगर 8 है तो ये भी 8 है, ये वर्गाकार है, ये भी 8 है, ये भी 8, सब वर्गाकार प्लॉट हम लोग बनाए हैं। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे का दुगुनी है। लंबाई 8 × 4 = 32 है, तो चौड़ाई 8 × 2 = 16, इसकी दुगुनी है। पहला लाइन जो बताया है वो सही हुआ। और 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल, ये है 8 मीटर भुजा वाला, एक एक वर्ग जो बना है इसमें, ये जो वर्ग सब बना हुआ है सब 8 मीटर भुजा वाला वर्ग है ये सब। तो जो कि इस प्लॉट का 1/8 है, क्योंकि इसको हम लोग 8 भागों में बांटे हैं, तो एक वर्ग क्या है, पूरे वर्ग का 1/8 है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्लॉट का लंबाई क्या होगा। तो लंबाई निकालने के लिए ये 8 को 4 बार जोड़ना होगा, ये लंबाई है इसका। तो 8 को अगर हम 4 बार जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगा। तो 8 को 4 बार जोड़ना यानी 8 को 4 से गुना करना, तो 8 चौके 32 होता है, तो 32 मीटर होगा। तो देखिए ये दूसरा विकल्प जो है ये सही होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी बना लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 52। देखिए इसमें क्या दिया है, एक डिब्बे में 500 अंडे है और 3/25 अंडे टूट गए। तो देखिए 500 में 3/2 अंडे अगर टूट गए तो कितने अच्छे अंडा बचा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। 500 अंडा है और 3/25 टूट गए, तो यहाँ 25 और 500 को हम भाग देंगे। 25 × 50 0, तो 20 × 60। तो क्या हुआ, शेष अंडों का 4/5 भाग भेज दिया, तो कितना टूट गया, 20 × 60 अंडा टूट गया। तो अच्छा अंडा कितना बचा, 500 से 60 घटाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा, 500 घटाओ 60 करेंगे तो अच्छे अंडे बनेंगे। तो देखिए इसको घटा कर लिखेंगे, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ 0 यानी 10 मानेंगे इसको, क्योंकि 5 से 1 हासिल लेंगे तो 1 0 10 होगा, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ से 1 ले लिए थे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 440 अच्छे अंडे बचे। फिर उसका शेष अंडे का 4/5 भेज दिया, तो इसका 4/5 हम निकालेंगे जिसे हम लोग भेज दिए। तो 440 को 5 से भाग देंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40। तो ये क्या आएगा, 4 × 8 = 32, 88 और 4 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 8 = 32 का 2 हासिल का 3, 4 × 8 = 32 और 3 मिलकर 35। हमारे पास 440 अंडा था और 352 हम लोग क्या किए, भेज दिए। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना अंडा बचा। देखिए 0 से 2 घटाएंगे यानी 10 से 2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 से 1 हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 10 से 2 घटाएंगे 8 होगा, और फिर 6 और यहाँ 3 है तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 से 5 घटाएंगे 8 और यहाँ 88। इस तरह से हमारे पास 88 अंडे बचेंगे, जो कि विकल्प संख्या 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग बना लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर देखने के लिए हम लोग अगला पेज पर जाते हैं। 52 नंबर आते हैं अगला पेज पर। यहाँ देखिए 52 नंबर प्रश्न को, 12 मीटर × 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा करने के लिए
10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार क्षेत्र है, अगर मान लेते हैं ये फर्श है, इस तरह से हम लोग ये है फर्श, और इसका ये 12 मीटर है और ये 10 मीटर है, लेकिन नीचे वाला जो है सेंटीमीटर में है, पट्टी लगाने वाला चीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से गुना करेंगे, यानी 1200 सेंटीमीटर होगा। फिर 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 गुना करेंगे, यानी और 2 शून्य यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर हुआ। अब हम 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, इस तरह का पट्टी हम लगाएंगे। तो इस साइज़ का अगर पट्टी लगाएंगे तो कितना पट्टी लगेगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा बड़ा वाला जो फर्श है, फर्श जो है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को भाग दे देंगे। 1200 गुना 1000 ये हुआ फर्श का क्षेत्रफल, और पट्टी का क्षेत्रफल 10 गुना 8। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। ये जीरो कट गया। अब 1200 को 8 से भाग देंगे तो 8 4 8 1 8, 12 से 8 घटाएंगे 4 होगा, 4 शून्य 40, 8 5 है 40 और एक जीरो आएगा 150। अब 150 और इधर है 100, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 150 लिख के 100 का 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 15,000 हमें पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि दूसरा विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग बना लिए। इस प्रश्न को फिर से समझने के लिए आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। देखिए 53 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कौन सी राशि, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी। तो कौन सी राशि बोल रहा है, मान लेते हैं राशि मतलब मूलधन। कौन सी राशि, हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन हमारे पास x रुपया है, मूलधन बराबर हम लोग x लेंगे, ये राशि बढ़ के 6,600 हो जाएगा। कब, 4 वर्षों में। तो ये अगर मूलधन है तो 4 वर्ष 8% की दर से 6,600 हो जाएगा, मतलब मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन जोड़ ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। मूलधन जोड़ ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन। तो मूलधन हमारे पास है x, ठीक है, और ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT, माने P गुना R गुना T बटा 100। P का मतलब हुआ मूलधन, R का मतलब हुआ रेट यानी दर, T का मतलब समय, और मिश्रधन दिया है 6,600। अब हम यहाँ मान रख के इसको हल करेंगे। तो देखिए x जोड़ P मतलब मूलधन, x लिए हैं, रेट यहाँ पर दिया है, दर जो प्रतिशत के रूप में है 8% ये दर है, और समय क्या दिया है 4 वर्ष यानी 4 बटा 100। अब इसको जोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे 6,600। अब 100 और x को गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, जोड़ इकाई के नीचे 100 हम लोग लघुत्तम समावर्तक के रूप में लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ 100 और x को गुना कर लेंगे, और यहाँ 8 चौके 32 गुना x करेंगे तो 32x होगा बराबर 6600। अब 100x और 32x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132x और बटा 100 बराबर 6600। अब इसको हल करेंगे, 132 और इसको काटेंगे 66 को तो कितना से कटेगा, 5 दूनी 10, तो हाँ 5 से कट जाएगा। 132 गुना 5 660 होता है, 6600 है तो 50 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, x बराबर 100 गुना 50 यानी 5000। तो देखिए किस विकल्प में 5000 दिया है, ये दूसरा विकल्प जो है 5000, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न को फिर से आप रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा इसको इस तरह से रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये थोड़ा कठिन लग रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर समझ पाते हैं तो कोशिश कीजिए, तरीका से बताया जा रहा है, समझ में आएगा। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होता है ना। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
तो ऐसा प्रश्न रहने से हम माना कि क्रय मूल्य बराबर x मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर x। अब क्या करेंगे, हानि मान लेते हैं y होता है। मान लेते हैं कि हानि बराबर y, हानि बराबर y। अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य बराबर हानि, ये हम लोग सूत्र जानते हैं। तो हमारे पास क्रय मूल्य है, हानि है, तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और हानि को बाएं तरफ ले आएंगे तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक सूत्र निकालेंगे इसमें से कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि, यानी x माइनस वाई। इस तरह से होगा। और एक वस्तु 500 में बेचने पर मतलब x माइनस वाई बराबर हो गया 500। इसको हम लोग इस तरह से एक समीकरण देके लिख सकते हैं। अब दूसरा है कि दुकानदार को पहले हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य करने से लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। तो इसको कैसे करेंगे, तो विक्रय मूल्य अगर यदि उस वस्तु 700 में बेचा जाता है तो 700 लिख देते हैं। 700 में अगर बेचा जाता है तो उसको क्या होता है, 3 गुना लाभ होता है। अगर 700 में अगर इस वस्तु को 700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इसको हम लोग अब समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो 3 गुना लाभ को इसको हम लोग, अच्छा यहाँ जो हानि बराबर y लिखे हैं, यहाँ हम लाभ या हानि दोनों को y मान लेते हैं। तो 3 गुना लाभ 3y होगा, 3 गुना लाभ हो गया। और क्रय मूल्य को छोड़ देते हैं क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ निकालना है। तो क्रय मूल्य का मान क्या लिखेंगे यहाँ x। तो इसको अगर हम x और y को एक तरफ ले आएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए x माइनस है, दाहिने तरफ ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 3y और बाएं तरफ रहेगा 700। तो इस तरह से दो समीकरण हमें मिल गया। अब इसे हमें हल करके x का मान निकालना होगा। तो देखिए ax माइनस वाई बराबर 500 है, ax प्लस 3y बराबर 700 हुआ। तो इसको हल करने के लिए हम लोग ये दोनों को घटाएंगे, ऐसे लाइन खींच के घटाएंगे। घटाने का मतलब यहाँ प्लस था तो माइनस लगाए, यहाँ प्लस था तो माइनस लगाए, x और x कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ बचा माइनस वाई, यहाँ भी हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि 700 का चिन्ह प्लस है तो इसमें हम लोग चिन्ह बदल के लिखते हैं माइनस। तो y माइनस वाई और माइनस 3y मिलकर कितना होता है, माइनस 4y। और 500 से 700 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 200 होगा। देखिए 700 से 500 जब घटाते हैं तो 200 होता है, और 500 से 700 घटाएंगे, छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 200 होगा। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। अब y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। दोनों तरफ अगर 4 से भाग दे देते हैं तो हम लोग को y का मान मिलेगा। इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, y दोनों तरफ 4 दोनों तरफ से भाग देंगे, 4 4 कट जाएगा, यहाँ y और 200/4 होता है 50। तो इस तरह से हमें ये मान पता चला 50। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए किसी एक समीकरण पर हमें इसका मान को रखना होगा। जैसे x माइनस वाई बराबर 500 है तो x माइनस 50 लिखेंगे बराबर 500। x माइनस 50 बराबर अगर हम 500 लिखते हैं और 50 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 500 जोड़ 50। माइनस था बाएं तरफ, दाहिने तरफ चल गया तो प्लस हो गया। तो ये 500 जोड़ 50 क्या होता है, 550 होता है। तो इस तरीके से हम दूसरा विकल्प को सही मानेंगे, 500 और 50 जोड़ के 550 होता है। तो इस तरह से 54 नंबर प्रश्न को हम लोग बना लिए। ये प्रश्न थोड़ा 5 क्लास के लिए कठिन है, 5 स्टैंडर्ड के लिए कठिन है, लेकिन आप अगर समझना चाहेंगे तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप इसको भी बना सकते हैं। तो इसको फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न यानी 55 नंबर प्रश्न पर आएंगे और उसको हल करेंगे। तो देखिए 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये
के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो सबसे देखिए 2 नींबू का 1 रुपया में 2 बेच रहा है तो 2 नींबू 1 रुपया में बेच रहा है, खरीद रहा है, हिसाब से खरीद रहा है। तो 2 का दाम अगर 1 रुपया है तो 1 का दाम निकालेंगे तो 1/2 रुपया होगा। ये क्रय मूल्य हुआ इसका, क्रय मूल्य। अब फिर क्या कर रहा है, कैसे बेच रहा है, 5 के हिसाब से बेचता है। 3 का 5 माने 5 रुपया में 3, 5 रुपया में माने 5 को 3 रुपये में बेच रहा है। 5 नींबू 3 रुपये में बेच रहा है तो 1 नींबू का कितना में बेच रहा है, 3/5। ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब हमें देखना है कि 1/2 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है। यहाँ हम लोग को लाभ निकालने पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए तो 3/5 बड़ा होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना आया है, 3/5। क्रय मूल्य कितना आया है, 1/2। तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ मिलेगा, मतलब 3/5 घटाओ 1/2। अब इसको घटाव करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 2 का लॉसो निकालेंगे। 5 दूनी 10 होता है, 10 को पहले 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 आया, 2 गुना 3 करेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे, घटाव देंगे। फिर 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 और 5 को 1 से गुना करके 5। तो इस तरह से 1/10 आया, ये लाभ आया। लेकिन हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ निकालने का तरीका होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 1/2 भाग 1/2 करेंगे तो मतलब गुना 2 हो जाएगा, फिर गुना 100 करना होगा। मतलब लाभ बटा, हम लोग क्या किए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ था 1/10 बटा 1/2 किए तो भाग 1/2 था तो गुना 2/1 हो गया और फिर गुना 100 करते हैं तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो यहाँ 10 का 0 और 100 का 0 कट जाएगा, 1 0। तो यहाँ 2 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, 20, यानी 20%। तो देखिए चौथा विकल्प में ये उत्तर दिया है, ये सही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग बना लिए। यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो लाभ बराबर लिख सकते हैं, लाभ बराबर इतना आया। और यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बटा लाभ 1/10 है, लाभ बटा क्रय मूल्य यानी 1/2 को लिखे भाग दिए थे तो गुना करेंगे 2 हो जाएगा, गुना 100 करेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये आएगा 20%। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 0 एक विषम संख्या है ना, 0 विषम संख्या नहीं है। 0 एक सम संख्या है, हाँ है। 0 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। 0 ना तो विषम ना, ये भी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 एक सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 रहे तो ये 2 से भाग जाता है, या फिर 2 से भाग जाने वाले सभी संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। तो इकाई का अंक में 0 रहता है तो 0, इस तरह से जैसे 20 है तो 2 से भाग जाता है, और 20 क्या है, 2 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि इकाई के अंक में अगर 0 रहता है तो इसको हम लोग सम संख्या मानते हैं। तो इस तरह से 0 एक सम संख्या है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये 56 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 57। 57 में पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, ये दोनों में अंतर हमें निकालना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं, तो 0 3 6 7 9 से। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, जैसे 9 से शुरू करेंगे। ये जो अंक दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी कौन सा है, 9 है। फिर उसके बाद 7 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 0 है। तो ये हो गया बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको 3 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से ये 5 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, छोटा संख्या। इस तरह से 0 और 3 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाव। तो 0 से 9 घटाना, यानी 0 को हम लोग 10 माने, क्योंकि यहाँ से 1 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 से 9 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर 2 से 7 नहीं घटा पाएंगे तो इसको 12 बनाना होगा, और 12 से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ
6 से 1 हासिल ले लिए थे तो 5 हो गया, 5 से 6 नहीं घटा पाएंगे, फिर 1 हासिल लेंगे तो 5 को 15 बनाएंगे, फिर 6 घटाएंगे तो 9 होगा, फिर 15 बनाए थे, यहाँ से 1 हासिल ले लिए थे तो 6 हो गया था, 6 से 0 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 9 से 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो 6 6 9 5 1, देखिए तीसरा विकल्प में दिया हुआ है जो कि सही है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 9 के 10, 8 5 13, 7 9 16, 1 6 3 6। हाँ, तो इस तरह से हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ 7 से 1 हासिल लिए थे तो ये 6 हो गया, 6 से 0 घटा रहे हैं तो क्या होगा, 6 होगा, ये 6 ये 5 होगा। यहाँ जगह के अभाव में यहाँ 15 एक ठो और आता, 15 से जैसे हम लोग घटाते हैं इसको आपको घटाना है। 15 से 6 घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको हल कर लिए। तो ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 58 नंबर प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इसको हम लोग फिर हल करेंगे। इसमें संख्या 5 84 और 356 में 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग हमें निकालना है। तो स्थानीय मान मूल्यों का योग, यहाँ एक 5 है और यहाँ एक 5 है। तो पहला जो 5 है उसके बाद कितना अंक खाली है, 2 और 3 5 अंक। तो 5 लिख के इसके बाद 5 0 हम लोग बैठाएंगे। तो ये हो गया पहला जो 5 लाख का 5 जो है उसका स्थानीय मान। अब यहाँ पर देखिए 56 में 5 है, तो ये 5 के बाद कितना अंक है, 6 है, सिर्फ एक अंक है, तो इसका स्थानीय मान होगा 5 0। माने 5 के बाद जितना संख्या रहता है उतना हम लोग 0 बैठा के उसका स्थानीय मान को निकालते हैं। अब इसका जोड़ निकालना है, तो जोड़ देंगे। 0 0 0 होगा, 5 के साथ 0 जोड़ेंगे 5 होगा, फिर उसके बाद 0 फिर 0 फिर 0 फिर 5। इस तरह से हम लोग को 6 अंक का संख्या मिला, 5,000,050। देखिए यहाँ पर है 5,000,050, तो ये हमारा बन गया। तो इस तरह से हम स्थानीय मान लिख के इसको जोड़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 57 नंबर, इसको बड़ा कर लेते हैं। 59 नंबर, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों से विभाजित हो जाने वाले संख्याओं को लिखें। मतलब 1 से 100 तक कितने संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा, इसे हमें निकालना है। तो ऐसा प्रश्न रहने से हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 को गुना कर लेंगे। 3 5 15 होता है, तो 15 के 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, जो कि 100 पार कर गया। हमें 100 तक चाहिए, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 संख्याएँ होती है। तो इसको हम लोग इस तरह से हल करेंगे। तो ये भी आसान हुआ, हम लोग बना लिए। अब अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। अच्छा, ये बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। निम्न में से कौन एक संख्या 3 4 5 6 से भाज्य है। तो ऐसा प्रश्न रहने से हम लोग क्या करते हैं, 3 4 5 6 का लॉसो निकाल लेते हैं, लघुत्तम सहप्रत। यानी इसको देखते हैं कोई दो संख्या जिससे मैंने ये 4 में से कोई दो संख्या विभाजित हो जाए, जैसे 3 से 3 के 3, 4 विभाजित नहीं होता है तो 4 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 5 भी नहीं होगा तो उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 6 विभाजित होगा, 3 दूनी 6। फिर यहाँ भी देखेंगे कोई दो संख्या विभाजित होना चाहिए, जैसे 4 और 2 से विभाजित होगा तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4। 5 विभाजित नहीं होता है तो इसको ज्यों का त्यों उतारते हैं और 2 1 2 लिखेंगे। अब और कोई भी दो संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 सभी संख्याओं को गुना करके लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। इस तरह से हम लोग इस सबको गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 6 गुना 10, तो 10 6 60 होता है। तो इस तरह से देखिए 60 जो विकल्प संख्या 2 है ये सही होगा। तो इस तरह से हम लोग गणित के सारे प्रश्न बना लिए। आप इसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको तैयार करें और खुश रहें। धन्यवाद।